नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे, सब राजी खुशी होंगे। ठीक है, अपनी क्लास देख रहे होंगे हिस्ट्री की। तो सबको सबसे पहले तो गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और अपन चेक करते हैं स्टार्ट अपनी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वही बात कि जो अब तक नया जुड़ा हुआ है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टार्ट करने के बाद भी, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। पुराने वाले हैं उनके लिए यही रहता है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कल वाला रिवीजन। पुराने वालों को बता देता हूँ, मतलब नए वालों को बता देता हूँ जो नए जुड़े हैं, कि अपन सबसे पहले जो है 5 मिनट के अंदर जो होता है अपना पिछली क्लास वाला रिवीजन करते हैं, और उसके बाद जो है अपनी क्लास के अंदर जो आज पढ़ना होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था रूठी रानी से ना। तो हमने पढ़ा होगा कि रूठी रानी का नाम क्या था, कि रूठी रानी तो उसको कहते थे। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उमादे भटियाणी। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर की राजकुमारी थी। किसकी बेटी? लूणकरण की बेटी, जैसलमेर वाले की। और उसके बाद में हमने बात किया कि भारमली विवाद के कारण वो कहाँ चली गई? अजमेर। और आजीवन वहीं पे रही अपने दत्तक पुत्र राम के साथ। ठीक है ना। और इसके बाद में हमने स्टार्ट किया कि इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, किसके किसके पढ़ रहे थे? हम मालदेव के दरबारी विद्वान पढ़ रहे थे। कौन कौन थे? सबसे पहले नाम आता है अपने आसानंद जी। इन्होंने पाइबा साहिबा युद्ध के अंदर भाग लिया था। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि उमादे भटियाणी रा दोहा और बागा भारमली रा दोहा। ठीक है, और इसके अलावा एक और लिखी थी गोगाजिरी पेटी। इसके बाद में एक और इनके दरबार में दरबारी विद्वान थे, कवि थे, कौन थे? ईसरदास जी। उन्होंने भी दो पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? एक तो देवयान, ठीक है, और एक थी हरिरस। तो देवयान के अंदर थी देवियों के बारे में जानकारी, और जो हरिरस थी उसके अंदर जो है बेसिकली देवता, जितने भी देवता है उनके बारे में जानकारी थी। एक और पुस्तक लिखी थी हाला जलारी कुंडलियां, जिसके अंदर एक अपन द्वारिका जाते हैं ना, मतलब हरिद्वार। उस समय एक बीच में राजस्थान में एक भरतपुर के आसपास एक रियासत पड़ती है। तो वहां पे जो है मैंने बताया नहीं था सब कल। मैंने कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, तो रहना रह गया होगा बताना, तो बता रहा हूँ मैं इसलिए कि वहां पे जगह पड़ती है। तो वहां के राजा ने इनको रुकने का आग्रह किया था, वहां पे रुके थे और उनके बारे में कुछ लिखा था इन्होंने। तो वही है ये हाला झालारी कुंडलियां। ठीक है ना, सत सही सूर सत सही इसको कहते हैं। इसके बाद में इनके कुछ निर्माण कार्य थे, जिसमें इन्होंने जोधपुर का परकोटा बनवाया था, रिया, मेड़ता और पोखरण के अंदर इन्होंने दुर्ग बनवाए थे। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था राव चंद्रसेन में हमने स्टार्ट किया। और हमने कहा कि इनका पिता का नाम तो मालदेव था ही था, लेकिन इनकी माता का नाम स्वरूप कंवर था। और इनके चार भाई, तीन भाई थे। इन इसको मिला के जो है चंद्रसेन को मिला के चार थे, और इसके अलावा तीन भाई थे। कौन कौन से? सबसे बड़े भाई का नाम था राम, छोटे का नाम था उदय सिंह, और खुद का नाम तो चंद्रसेन था ही था, लेकिन खुद से छोटे का नाम क्या था? रायमल। जो दो बड़े भाई थे उनसे दोनों से एक एक युद्ध लड़ा। तो राम सिंह से जो है युद्ध लड़ा वो था नाडोल का युद्ध, है ना। उसके अंदर जीता कौन था? चंद्रसेन, हमने बात की थी। उसके बाद लोहावट का युद्ध लड़ा, जिसके अंदर भी चंद्रसेन की जीत हुई थी, उदय सिंह के साथ लड़ा था। इसके बाद हमने बात की कि जो उदय सिंह है और राम सिंह है, वो दोनों दोनों नाराज होके कहाँ चले गए थे? किसके पास? अकबर के पास, है ना। तो अकबर ने बाद में सेना भेजी, और जो चंद्रसेन है वो चला गया कहाँ पर? भद्राचूण। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन अकबर से मिलने जाता है नागौर दरबार के अंदर, लेकिन नागौर दरबार के अंदर उदय सिंह को अकबर के साथ देकर वो वापस आ जाता है। इसके बाद में वो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। कौन? अकबर। कब से कब तक? 1572 से लेकर 1574 तक। इतनी बात हमने की थी। इससे आगे हमने पढ़ा कि जो है राय सिंह भद्राचूण पे आक्रमण करता है, तो अपना चंद्रसेन कहाँ चल जाता है? सिवाना चल जाता है। और उसके बाद में जो है राय सिंह कहाँ पे आक्रमण करता है? सोजत, जो कल्ला राठौड़ पे आक्रमण करता है। उसके बाद में कल्ला राठौड़ को हरा देता है। और उसके बाद में राय सिंह वापस बीकानेर जाता है, बीकानेर से वापस अकबर बुलाता है यहाँ पे जोधपुर। और उसके बाद में जो है वो आक्रमण करता है कहाँ पे? सिवाना पे। राय सिंह सिवाना पे आक्रमण करता है। इस टाइम जो है चंद्रसेन फत्ता को ये जिम्मेदारी देता है कि सिवाना दुर्ग की जिम्मेदारी आपको है, और वो जो है कानूजा नामक स्थान पे चल जाता है। इस बार जो है राय सिंह सिवाना को जीतने में असफल हो जाता है। इसके बाद में उसने शाहबाज खां को भेजा था अकबर ने शाहबाज खां को भेजा था 1576 के अंदर, और उसको जो है हरियाणा के अंदर वो सफल हो गया था। किसको? फत्ता को। और सिवाना पे अधिकार कर लिया था। इसके बाद में एक हर्राय नाम का जैसलमेर का शासक था, राजा था। उसने जो है आक्रमण किया था चंद्रसेन के ऊपर। तो चंद्रसेन ने पोखरण भेज दिया था 1 लाख रुपए के अंदर, ठीक है ना, 1 लाख मुद्राओं के अंदर पोखरण भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने बात की कि जलाल खान की मृत्यु हो गई थी एक मुठभेड़ के अंदर चंद्रसेन के द्वारा, और चंद्रसेन ने वापस 1580 के अंदर जीत लिया था सोजत। और सोजत जीतने के बाद हमने बात की कि एक कौन था?
सारण के जंगलों के अंदर सिंचाई जो जगह पड़ती है उसका सामन था बेरीसाल। उसने जो है चंद्रसेन को जहर दे दिया था, मृत्यु हो गई थी। और चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो है खालसा घोषित कर दिया था किसको? मारवाड़ को, है ना। कब से कब तक? 1581 से लेकर 1583 तक। और इससे आगे हमको बात करनी थी, कुछ उपाधियां भी पड़ी थी, जैसे कि मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक। इसके अलावा एक और उपाधि थी कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। जहां पर भी गया ये, वहां पे एविडेंस इनको इसके मिलते नहीं है, ज्यादा कम हिस्ट्री मिलती है प्रताप के जब तुलना करते हैं प्रताप की और चंद्रसेन की, तो चंद्रसेन की बहुत ज्यादा कम हिस्ट्री मिलती है, जबकि प्रताप की ठीक ठाक मिल जाती है। प्रताप की भी कम मिलती है एविडेंस लिखित के अंदर। लेकिन उसके बाद प्रताप की मृत्यु होने के बाद जो है कुछ किताबें उस पर लिखी गई, इसलिए जानकारी मिल जाती है ना। तो अपन यहाँ से आगे बात करेंगे। अपन को पढ़ना था नागौर दरबार, है ना। तो हेडिंग डालो नागौर दरबार। नागौर दरबार 1570 ईस्वी। कौन आया था? नागौर दरबार किसके लिए लगाया था? अकबर आया था यहाँ पर, कहाँ पे? नागौर के अंदर। अब नागौर पे आया तो पूछा भाई क्यों आए? राजस्थान वालों ने कहा कि यहाँ पे काल पड़ा हुआ है मारवाड़ के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बनवाना चाहता हूँ, कोई तालाब वाला निर्माण कार्य, अकाल राहत कार्य करवाना चाहता हूँ। कुल मिला के बात उसने ये कही। तो ठीक है, मारवाड़ की जनता ने कहा भाई ठीक है, करवाना चाहते तो करवा दो। तो जो अकबर है उसने शुक्र शुक्र तालाब बनवाया था। अब अकबर शुक्र तालाब बनवाने के लिए तो आया नहीं था। ये तो हो गया उसका प्रत्यक्ष जो है उद्देश्य। भाई प्रत्यक्ष उद्देश्य सामने, उद्देश्य यही था, दिखाना उसको यही था कि मैं शुक्र तालाब बनवाने के लिए आया हूँ। उसने शुक्र तालाब बना दिया। उसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य ये था कि जो राजस्थान के जितने भी राजा है, ज्यादा से ज्यादा राजाओं को वो अपने अधीन कर सके, यानी कि अपनी अधीनता स्वीकार करवा सके उनसे। तो कुछ उन्होंने की भी थी, जैसे कि अपने जैसलमेर वाला हर्राय था, बीकानेर वाला कल्याणमल था, ठीक है। और चंद्रसेन का भाई हमने पढ़ा था उदय सिंह, उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये चीजें लिखेंगे नागौर के दरबार के अंदर। यही चीजें हैं बेसिकली, तो लिखना। अकबर का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उद्देश्य अकाल राहत कार्य, आगे लिखना। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। लिखना। अकबर का अप्रत्यक्ष उद्देश्य कौन सा था कि राजस्थान के राजाओं को अधीन करना, है ना। किस किस को अधीन कर पाया तो देखना। बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राई तथा चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने अकबर की अकबर की अधीनता स्वीकार करना, है ना। इतना लिखो। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं मोटा राजा उदय सिंह।
लिखो फटा। थोड़ी बहुत ऐसे आवाज थोड़ी आ भी सकती, हो सकता है ना, पास में रहते हैं लोग तो उस आवाज को थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आती नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है। आपकी लाइब्रेरी के अंदर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर तो शांति है। बस आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझना है, उस समय तो कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी ना कभी हो सकता है कि हमारा खुद का ध्यान ना हो, तो हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। जब डिजिटल बोर्ड आएगा तब तो नहीं होगी ऐसी चीजें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उस समय हमारे पास उससे ज्यादा थोड़ी सी विकसित होगी। अभी समझ लो कि विकासशील है ना। ध्यान रखो। यहाँ तक लिखो, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। मोटर राजा उदय सिंह लिख लिया होगा या तो, है ना। दो तीन लाइनें थी, कम मैटर है तो लिख ही लिया होगा। स्टार्ट करें अपन। मोटर राजा उदय सिंह, हेडिंग डालो मोटर राजा उदय सिंह। तो आगे स्टार्ट करें अपन। हेडिंग डालो मोटर राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको है ना ध्यान रखना है बोर्ड के ऊपर कि मैं क्या चीजें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो आपको कम से कम, आपको जो मैं चीज समझाऊंगा ना वो आपको समझना है। जहां पे लिखने की चीज होगी वहां पे लिखवाएंगे, लेकिन जहां पे समझने की चीज होगी, ठीक है ना, जैसे जैसे चीजें समझने की आएगी हम समझेंगे, और समझने के बाद बेसिकली अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ लिखवा रहे तो लिखवा नहीं रहे, क्योंकि पिछली क्लास में आपने अगर देखा है तो पिछली क्लास में हमने पीछे जो पार्ट था पीछे का, ठीक है, मान लो कि 15 से 20 मिनट है क्लास का जो पीछे वाला पार्ट था, उसके अंदर अभी सब समझा ही था, ठीक है। जैसे कि उमादेव भटियाणी है तो उसके बारे में हमने पूरी कहानी सुनी थी। आसानंद जी ने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, बागा भार मिलेरा दुआ, तो उसके बारे में इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी। तो वो सारी चीजें अपन रिकेप होती जा रही है ना, तो यहाँ से क्या है कि पूरी चीजें रिलेट कर रही है, इससे मिलती जुलती है। तो कुछ चीजें अपन लिखेंगे जहां पे समझने की चीजें बातें आएगी वहां पे अपन समझेंगे। तो जो अकबर था यहाँ पे समझते हैं अपन मोटर राजा उदय सिंह। सबसे पहले शासनकाल लिख लेते हैं, कहां से कहां तक स्टार्ट है। तो 1583 से 1595, है ना, यहां तक इनका शासनकाल रहा। तो आप कहोगे कि अकबर ने तो मान लो खालसा घोषित कर दिया था 1573 के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि अकबर ने 1583 के अंदर, 81 के अंदर घोषित किया था खालसा, और 83 के अंदर सिर्फ 2 साल बाद में तोड़कर जो है मोटा राजा उदय सिंह को वहां पे उसका राजा बना देते हैं मेवाड़ का। अब जब मेवाड़ का राजा बनाते हैं तो इसका मतलब प्रथम शासक भी बन गया जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, मारवाड़ का, है ना। क्योंकि इससे पहले जो थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, संधि की थी अमर सिंह ने। अमर सिंह जो फर्स्ट प्रथम था उसने केवल संधि की थी, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो कौन था, वो मोटा राजा उदय सिंह। जब अधीनता स्वीकार की तब वैवाहिक संबंध भी बनाए, ठीक है। वो जो संधि थी कि उस संधि के अंदर क्या था कि वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, तो वैवाहिक संबंध भी बनाए। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या भाई, क्या नाम था, मानी बाई। तो वो मानी बाई थी, उसको जोधाबाई भी कहते हैं क्योंकि जोधपुर की थी तो जोधाबाई भी कहते हैं। उसकी शादी जो है, इनके पुत्र था अकबर का पुत्र, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जोधा अकबर देख रखा है तो सलीम। तो सलीम से कर दी थी, और सलीम का पुत्र जो वो था, मतलब मानी बाई था, मानी बाई थी, उसी का ही पुत्र खुर्रम था, ठीक है। और मानी बाई को एक उपाधि भी दी गई थी, जगत गुसाई की। कौन सी? जगत गुसाई की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है, समझा चुका हूं मैं। अब इसमें समझाने की कोई बात भी नहीं है कि क्यों की क्यों नहीं की। पता चल गया होगा क्यों की, क्योंकि चंद्रसेन जब राजा बना था तब मालदेव ने दो बड़े बेटों को छोड़कर तीसरे को राजा बनाया था, तो बड़ा राम सिंह और छोटा उससे उदय सिंह। ये दोनों दोनों नाराज हो गए थे, किससे? अपने भाई साहब से, कि मालदेव से, ठीक है। और मालदेव की तो मृत्यु हो गई तो नाराज किससे रहेंगे? चंद्रसेन से रहेंगे। चंद्रसेन की मृत्यु होते ही मोटा राजा उदय सिंह कहता है भाई चंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी है, 2 साल लगे उनको बनाने में अकबर को, कि हमको बना दो राजा यार। तो उदय सिंह को राजा बना देता है कौन? अकबर, खालसा को तोड़कर, ठीक है ना। तो लिखेंगे अकबर ने 1583 में खालसा को तोड़कर
खालसा को तोड़कर मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया। आगे लिखना। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। एक मिनट थोड़ी सी स्याही डाल लूं, है ना, बस थोड़ी बाद में डाल लेंगे। लिखना। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला प्रथम मारवाड़ शासक। आगे लिखना। अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया। आगे लिखना। मानीबाई को जगत गुसाई की उपाधि दी गई। इसके बाद में लिखना। खुर्रम मानीबाई तथा सलीम का एक पुत्र था। दिख तो रहा है ना नीचे से, ये वाला दिख रहा है, एक मिनट में देख लूं। ये थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, एक बार सही डाल लेता हूँ। ये आप यहाँ तक 3 लाइनों वाला ऊपर लिख लो, है ना, सही डाल के फिर। तो मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को, ताकि वापस लिख सकूं मैं। दोनों तीनों लाइनों पे लिख देता हूँ ना, है ना। ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखना।
अपनी पुत्री मानीबाई, ब्रैकेट में लिख लेना जोधाबाई, का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया। किससे किया? सलीम से, है ना। इसके आगे लिखना मानीबाई को जगत गुसाई की उपाधि दी गई, है ना। आगे लिखना खुर्रम मानीबाई तथा सलीम का पुत्र था। इतना लिख लो, है ना, फटाफट से लिखो। लिखो फटाफट से। लिख लिया होगा। आगे बढ़े। हेडिंग डालो सिवाना का युद्ध, सिवाना पर आक्रमण। सॉरी, हेडिंग डालो सिवाना पर आक्रमण। कब हुआ, कब किया आक्रमण? तो किया था 1579 ईस्वी में। ठीक है, इसके अंदर अकबर का सेनापति कौन था? तो लिखना अकबर का सेनापति वो था मोटा राजा उदय सिंह। कौन? मोटा राजा उदय सिंह। तो हुआ क्या था बेसिकली, बात करते हैं बात। हेडिंग डालो सबसे पहले सिवाना पर आक्रमण, है ना। कब हुआ? 1589, 89, ठीक है। स्टार्ट करना अपन। हुआ क्या था मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से मानी बाई का विवाह हो रखा है, तो कौन कौन होंगे वहां पर? वहां पर उदय सिंह भी है। देखो, एक मैंने कहा था, अभी बताया था मैंने जब नागौर वाला दरबार पढ़ाया था,
1570 लिखा है ना, वहाँ पे 1970 में लिखवा दिया मैंने। ध्यान रखना, अगर 1570 है, 1570 है वहां पे ना, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि बीकानेर का था कौन, कल्याण सिंह, ठीक है ना। तो अधीनता स्वीकार कर रखी थी किसकी, अकबर की। अब अकबर की दरबार में सारे के सारे बैठे थे वहां पे। तो इन्होंने भी कर रखी थी, किसने हराया था, कल्ला राठौड़ को हराया था, मैंने कहा था आपको। तो वहां पे कल्ला राठौड़ बैठा था, बूंदी वाले भी बैठे थे, मैंने कहा था बूंदी वालों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। कौन से बूंदी वाले, बूंदी वाले चौहान। पढ़ाओ, याद ध्यान रखो, मैंने कहा था सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, कुछ शर्तें रखी थी, ठीक है ना। वो वहां पे सुरजन हाड़ा वहां बैठा हुआ है, कल्ला राठौड़ वहां बैठा हुआ है, कल्ला राय मल्होत्रा, ठीक है ना। जो कल्ला राठौड़ बैठा हुआ है और सुरजन हाड़ा बैठा हुआ है और अकबर बैठा हुआ है, तो अकबर ने कहा सुरजन हाड़ा को कि सुरजन जी एक बात बताओ। उन्होंने कहा बताओ बादशाह क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि कैसा हो अगर आप हमारी, मतलब कि आपकी जो पुत्री है, भान आपकी जो पुत्री है, उसकी शादी सलीम से कर दो तो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सलीम से तो कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या हुआ, भाई साहब सुरजन हाड़ा एकदम कट्टर हिंदू था। हमने पढ़ा था जब उसने अकबर से संधि की थी तो शर्तें रखी थी कि भाई मैं अटक नदी से उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब अटक नदी से उधर जाते ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मानते थे पहले वाले। तो अटक नदी से उधर नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, कट्टर हिंदू है वो, ठीक है ना। कहावतों में सुना होगा आपने, अटक से लेकर कटक तक, वो जो कहावतें इसी कारण से बनी हुई है। तो उसने कहा देखो, उसने सोचा कि भाई साहब मैं और अपनी पुत्री की शादी सलीम से तो कैसे कर दूं यार, मुस्लिम वो मुस्लिम, मेरे बेटे हिंदू, ठीक है, मैं कट्टर हिंदू। तो उसने सोचा देखो यहाँ मना कर दिया ना भाई साहब, तो काम तमाम है। तो उसने पास में, मैंने कहा अभी कल्ला राठौड़ जी बैठे थे, कल्ला राय मल्होत्रा, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मान लो थोड़ी देर नहीं, मतलब थोड़ा दिन पहले कहते हैं ना, मैंने तो शादी कल्ला रायमल्लोत से कर दी है इनकी, मतलब कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी मैंने कल्ला रायमल्लोत से कर दी है। अगर आप थोड़े दिन पहले कहते तो हो सकता है मैं आपके जो सलीम है उससे शादी करवा देता अपनी राजकुमारी की। अब अकबर को लगा बोल तो झूठ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अकबर को ये पता चला गया। अब साबित कैसे करें, क्योंकि देखो जिसकी बेटी की शादी करनी है वो खुद कह रहा है कि कल्ला रायमल्लोत से कर दी है, और कल्ला रायमल्लोत से ही हुई है, कौन कह रहा है ये कह रहा है सुरजन हाड़ा। और कल्ला रायमल्लोत ने भी हाँ भर ली कि मैं, तो उन्होंने कहा हाँ तू ही। तो कल्ला राठौड़ ने भी हाँ ही भर ली कि हाँ की है भाई की है, ठीक है, झूठी हाँ भरी लेकिन भर ली। अब अकबर का दिमाग खराब हो गया, अकबर ने 3 दिन की छुट्टी रख दी कि यार छुट्टी रखो 3 दिन के बाद में माइंड फ्रेश होगा तो आएंगे, दरबार लगाएंगे। अब सुरजन हाड़ा ने कल्ला राठौड़ को कहा कि आप जाओ और आप वहां पे सगाई करके आ जाओ, ताकि जांच भी करे अकबर, तो क्या होगा कि पता ये रहेगा हाँ भाई सगाई तो हो रखी है। तो कल्ला राठौड़ वहां पे जाते हैं 3 दिन के अंदर ही, और वहां पे जो है सगाई करके वापस आ जाते हैं। सगाई करके आ जाते हैं, सगाई करने के बाद नाम था उसका भान कंवर, ठीक है ना, ध्यान रखना भान कंवर था। तो भान कंवर, अब क्या हुआ कि वापस आ गया वो कौन, कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ वापस आने आया, ठीक है। अब कल्ला राठौड़ को भेज दिया कहां पर, अफगानिस्तान, क्योंकि अकबर का दिमाग खराब हुआ था कि उसने पुष्टि की, तो बाद में पुष्टि की तो सगाई हुई निकली उनकी, अकबर की, सॉरी अकबर ने पुष्टि करने के लिए पूछा किसी को कि क्या सच में हो रखी है सगाई, तो कल्ला राठौड़ तो सगाई करके आ गए थे, तो इसका मतलब पुष्टि हो गई भी हाँ सगाई हो रखी है। अब अकबर का फिर दिमाग खराब हुआ, तो अकबर ने अपने सुरजन हाड़ा को तो भेजा कहाँ पे, द्वारिका, सॉरी ये यूपी के अंदर भेजा, ठीक है, वृंदावन, उसकी पोस्टिंग रखी सुरजन हाड़ा की वृंदावन। और कल्ला राठौड़ को कहा तू जा अफगानिस्तान, कहा जा, अफगानिस्तान, उसको भेज दिया भाई साहब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में उसकी पोस्टिंग कर दी। अब वहां पे अफगानिस्तान में गया कौन, कल्ला राठौड़, वहां पे उसका जो ऊपर वाला जो आदमी था, मतलब उससे ऊपर जिसकी पोस्टिंग थी, उसने किसी दिन कल्ला राठौड़ को कुछ मतलब हामी थामी कह दिया होगा, तो कल्ला राठौड़ ने उसकी गर्दन काट दी भाई साहब। और कल्ला राठौड़ ने कहा कि यहाँ रहेंगे तो मरेंगे, अपन चलते हैं वापस अपने सिवाना, ठीक है। सिवाना आ गया वापस कल्ला राठौड़, ठीक है। सिवाना आया, अकबर ने सोचा यार फोन तो करेगा कल्ला राठौड़, हो सकता है मार तो दिया होगा लेकिन किसी वजह से, लेकिन फोन तो करेगा। 2 3 दिन हो गए, 3 4 दिन हो गए, फोन नहीं किया कल्ला राठौड़ ने। तो वापस फोन किया अकबर ने कि क्या हुआ कल्ला जी, आप तो नाराज ही हो गए यूं, ठीक है, आप तो मेरे अच्छे मित्र हो, क्या हो गया, अब आप नहीं मारते ना उस नाजोके को तो मैं मार देता, ठीक है, इतना ना था ही नाजोका, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोल दिया होगा कुछ अंडरस्टैंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आ जाओ, आप मेरे अच्छे मित्र हो। कल्ला जी गए वापस अकबर के दरबार में। कल्ला जी को इतना पता था कि भाई साहब आदमी इतना छोका नहीं है, ये है तो नाजोका आदमी, ठीक है, तो अपन को सावधान रहना है। कल्ला जी थे सावधान। कल्ला जी दरबार में बैठे थे, कल्ला जी को कहा अकबर ने कि कल्ला जी आप एक काम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा बताओ बादशाह क्या करें। तो उन्होंने कहा आप
सलीम से ना आपकी जो बहन है ना उसकी शादी क्यों नहीं कर सकते? भाई जो आपकी बहन है ना उसकी शादी कर दो मेरे पुत्र सलीम के साथ। कल्ला को लगा यार, पहले भान कंवर से करवा रहा था, अभी मेरी बहन से करवा रहा है। देखो दिक्कत, सॉरी पुत्री थी, ठीक है, कल्ला की पुत्री, तो अब मेरी पुत्री से करवा रहा है, ठीक है, तो मामला तो गड़बड़ है। अब कल्ला कैसे कर दे सलीम से पुत्र, कल सलीम से कैसे कर दे शादी अपनी पुत्री की? तो उसने सोचा देखो मैं शादी सगाई वगाई तो करने वाला हूं नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे कह दिया तो गर्दन कटवा देगा अकबर, ठीक है, तो करे क्या? तो उसको तो वहां पे कह दिया कि मैं जाता हूँ वहां पर सिवाना और आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपने कानड़ दे प्रबंध ने, कानड़ दे ने कहा था, ठीक है, कानड़ दे सोनकरा ने उसी प्रकार से इसने कहा, ठीक है। तो गया वहां पे, गया सिवाना, 6 महीने फोन ही नहीं उठाया और फोन नहीं तो किया, ठीक है। उसके बाद में फोन उठाया, देखो कल्ला को लगा यार देखो अब फोन नहीं उठाया ना तो भाई साहब सेना आ जाएगी यहाँ पे, तो फोन उठाया तो कहा कल्ला जी कहाँ व्यस्त है, आपने तो फोन ही नहीं उठाया, वापस जवाब ही नहीं दिया। तो कल्ला जी ने कहा ये चुनाव वुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बिजी था मैं, ठीक है, तो बताओ हाँ क्या कह रहे थे आप? तो उन्होंने कहा वो बात क्या है, फिर मैंने कहा ना सलीम की शादी करवा दो अपनी पुत्री से। तो कल्ला जी ने कहा ठीक है बारात भेज दो फिर कल परसों, 2-3 दिन भेज दो बारात। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दूं, तो ठीक है 2 दिन बाद भेजता हूँ। तो कल्ला जी ने कहा देखो बारात थोड़ी छोटी भेजियो, मगर काल पड़े सिवाना घुमाए तो, ठीक है, मैं जिमा कैसे सकूं? तो कहा, अकबर ने कहा 4 लोग आएंगे सिर्फ, सलीम आएगा उसके साथ 3 लोग और आएंगे, उनको जिमा दोगे? तो कल्ला ने कहा हाँ बहुत छोटे तरीके से जिमा देंगे उनको। तो अब वहां से सलीम लेके आता है बारात, ठीक है, बारात उड़ीगिरी होती है गेट के ऊपर, आस पड़ोस के पड़ोसी आते हैं, कहते हैं कि भाई बधाई दो। उन्होंने कहा तुम हट जाओ, लेकिन तुम हट जाओ वरना तुमको बधाई मिल जाएगी, अभी बधाई तो उनको देने दो, अभी तुम रुको। जाते हैं कल्ला राठौड़ लट लेके, छो के तेल पाए हुए थे, छो का उनको जिमा के आते हैं, आधे कपड़े सलीम के यहीं रह जाते हैं। वो भाग के जाता है भाई साहब मोटर राजा उदय सिंह के पास, वहां जाता है, अकबर फोन करता है उदय सिंह को, क्या हुआ रे 3 दिन हो गए, मतलब सलीम का आता पता ही नहीं है। उसने कहा हुआ कुछ नहीं है, शेक कर रहा है अभी भाई साहब, इतना फुटबॉल बनाई है, इतना छोका जिमाया है कि सलीम तो उठ ही नहीं रहा है। तो वहां पे जो है मोटा राजा उदय सिंह वो कहता है कि तू जा और तू कल्ला राठौड़ पे आक्रमण कर। जो अब यहाँ से क्या आता है, कौन आता है? मोटा राजा उदय सिंह आता है और सिवाना पे आक्रमण करता है। अब यहाँ पे जो है सिवाना का दूसरा शाखा होता है, पहला शाखा हमने पढ़ा था कब? 1308 ईस्वी के अंदर, है ना, 1308 ईस्वी के अंदर पढ़ा था ना, याद करो, सही बताना ना मैं, 1308 ईस्वी के अंदर। और अब क्या होता है, सिवाना का दूसरा शाखा होता है, तो लिखना सिवाना का, एक तो बार बार ये दू लिखता हूं तो ई लिखा जाता है, दूसरा शाखा कब हुआ था? तो ये लिखा हुआ ही है 1500। तो यहाँ पे शाखा की 2 टर्म्स होती है, कौन कौन सी? एक तो होता है केसरिया, एक होता है जोहर। तो केसरिया तो कौन कर लेगा? कल्ला राय मतलब, कल्ला राय मतलब, है ना। और यहाँ पे जोर करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि कल्ला राय मल्होत्रा का तो अभी राशन कार्ड ही नहीं बना था, सगाई हुई थी सिर्फ भानकंवर से। तो यहाँ पे भानकंवर सोचती कि जो आदमी मेरे लिए लड़ा है तो मैं उसके लिए जोर दूंगी। तो भानकंवर आपसे पूछ ले, एकमात्र ऐसी लड़की जिसकी सिर्फ सगाई हो रखी थी बिना शादी के, यानी कुंवारी थी, वैसे तो आदि सगाई को अपने हिंदू धर्म के अंदर आदि, मतलब सगाई को आदि शादी मान लेते हैं हिंदू धर्म के अंदर। तो यहाँ पे भानकंवर कहती है कि मैं जोहर करूंगी, तो वहां पे जाती है, वो जोहर करती है, कौन? भानकंवर। अब सोचो सिर्फ सगाई हुई हुई, आजकल वाले तो भाई शादी होने के बाद कोई अता पता नहीं रहता, सिर्फ सगाई हुई यहाँ पे आके जोर करती है, तो उस समय कितना मतलब ये तर्पण या फिर समर्पण रहा होगा एक दूसरे को, ठीक है ना। कल्ला राय मल्होत्रा के प्रति भानकंवर का कितना समर्पण रहा होगा कि उसको ही अपना, ठीक है, भगवान मान लिया एक तरीके से। तो वहां पे यहाँ पे आके क्या करती है? जोहर करती है, ठीक है, कौन? भानकंवर। लिखना जोहर कौन करेगी? भानकंवर, ब्रैकेट में लिख लेना, बूंदी के सुरजन हाड़ा की पुत्री। किसकी पुत्री? बूंदी के सुरजन हाड़ा की पुत्री। इसी बीच मतलब ये जब केसरिया करने से पहले जो एक बंदा था, किसका? वो जो अपन ने कल्याणमल पढ़ा ना, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था कौन? राय सिंह, अभी पढ़ा था ना, राय सिंह को 72 से लेकर 74 तक प्रशासक बनाया था जोधपुर का, वही राय सिंह, ठीक है। उस राय सिंह का भाई था
पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़। वो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में था, क्योंकि कल्याणमल ने क्या कर लिया था, बताओ, अधीनता स्वीकार कर रखी थी ना अकबर की। नागौर दरबार में अभी तो पड़ा था। तो वहां पे पृथ्वीराज उसी के दरबार में था अकबर के। तो पृथ्वीराज राठौड़ बताता है, कहता है कि यार देखो, है भतीजा ये मेरा, ठीक है, मैं समझा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ एक बार, वो शादी कर देगा सलीम से। तो अकबर कहता है भाई साहब देखो, कवि आदमी था पृथ्वीराज राठौड़, तो उसको कहा कि देखो, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मना लो एक बार, क्या हो सकता है, मान जाए तो मेरे क्या है, मेरे को तो सलीम से शादी करवानी है, पान कंवरी, मतलब उसकी जो कल्ला रायमलोद की जो पुत्री है उससे शादी करवानी है मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। अब पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पे आते हैं, कल्ला को समझाते हैं, क्यों कर रहा है, कर दे शादी। कल्ला ने कहा मैं भाटा बांध के ना अपनी चोरी को बेरे में नाक दूंगा, लेकिन उसको नहीं दूंगा, ठीक है ना। भाई साहब वो सलीम मुगल है, ठीक है, कितने अत्याचार हो सकता है, अत्याचार करे, हो सकता नहीं करे, लेकिन चांस भी तो है करे। तो मैं तो शादी नहीं करने वाला। तो उसने कहा कि देखो, अगर नहीं करने वाला तो फिर तो क्या कर सकते हैं। इतने में कल्ला जी ने कहा, क्योंकि पृथ्वीराज जी लेखक थे, उन्होंने कहा कि कल्ला जी ने कहा अपने काका को, काका जी आप, मैंने सुना है कि आप कवि आदमी हो, दोहे लिखते हो। तो उसने कहा हाँ लिखता हूँ। उसने कहा मैंने सुना आप मर्सिया भी लिखते हो। उसने कहा हाँ मर्सिया भी लिखता हूँ। तो कहा काका जी मेरे मर्सिया लिख दो ना यार। तो उसने कहा तू पागल हो गया क्या? उसने कहा, कल्ला ने कहा क्यों? क्या, मर्सिया उसके लिए लिखे जाते हैं जो किसी युद्ध के अंदर मारा जाता है, ठीक है, उसकी वीरता को देख करके, वो कैसे मरा, कैसे लड़ा, किस प्रकार से लड़ा, वो उसको देख के जो है मर्सिया लिखे जाते हैं। कल्ला ने कहा तो मैं जीवता हूँ फिर भी लिख दो। कि तू फिर पागलों वाली बात कर रहा है? अभी तू जीवता है, अभी तू जैसे लड़ेगा, जिस प्रकार से लड़ेगा, जिस प्रकार से वीर गति को प्राप्त होगा, उस प्रकार से तेरे मर्सिया लिखे जाएंगे। तो उसने कहा आप एक काम करो, पहले लिख दो, जैसे जैसे आप लिखोगे ना वैसे वैसे मैं लड़ लूंगा। उसने कहा कैसे? कि जैसे मान लो कि आप ये लिखोगे, मान लो पहले आधा हाथ कटा, तो मैं पहले अपना आधा ही हाथ कटाऊंगा। तो कल्ला राय मल्लोद के जो है पृथ्वी सिंह राठौड़ जीवित मर्सिया लिखता है, मतलब जीवित था कौन? कल्ला राठौड़। उसी समय उसके मर्सिया लिखे जाते हैं पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। और कहते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था उसी प्रकार से कल्ला राठौड़ लड़ा था। उसने कहा पहले आधा हाथ कटा तो पहले आधा हाथ कटा, उसने कहा फिर पूरा हाथ कटा तो पूरा हाथ कटा, उसने फिर कहा कि टांग कटी तो टांग कटी, उसने कहा फिर ये हाथ कटा तो उसने फिर ये हाथ कटा, फिर गर्दन कटी तो गर्दन कटी। जिस प्रकार से कवि ने लिखा ना उसी प्रकार से कल्ला राय मल्लो लड़ा। उसने कहा घोड़ा इधर गया तो घोड़ा उधर ही गया। तो जीवित मर्सिया किसके लिखे गए हैं? कल्ला राय मल्लोद के। किसके? कल्ला राय मल्लोद राठौड़ के। और किसने लिखे हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसका भाई था? राय सिंह का। राय सिंह राठौड़ जानते हो ना, कल्याण वाला बेटा। तो लिखना पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मल्लोद के जीवित मर्सिया लिखे। जीवित मर्सिया लिखे। आप भी इतना लिखो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सूर सिंह राठौड़, ठीक है। लिखो फटाफट से, हट जाता हूँ मैं और पानी भी पी लेता हूँ, तब तक आप फटाफट से लिख लो। ये ऊपर वाला तो लिख रखा होगा, या नहीं लिखा तो लिख लो, फटाफट से लिखो, टाइम कम है वैसे अपने पास। लिख लिया होगा, फटाफट लिखाओ। स्क्रीनशॉट भी ले लेना वापस पीछे लेके, अगर नहीं लिया होता है ना। क्या है कि अगर ऐप में होता तो हम पूरा और भी ज्यादा टाइम देते आपको लिखने का, और शायद वो भी दिक्कत नहीं है। अब हमको पता नहीं चलता नहीं आप कब तक लिख सकते हो, क्योंकि लाइव चलती है वैसे क्लास है, कमेंट ऑफ है आपके, है ना।
और दूसरी बात ये है कि आप अगर ऑफलाइन होते तो आपसे पूछ भी लेता मैं कि लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से टाइम दे देता हूँ, है ना। हेडिंग डालना, सोर्सिंग राठौड़, इनका शासनकाल रहा 1595 से 1615। ये दो जनों के समकालीन रहे थे, तो लिखना अकबर व जहांगीर के समकालीन। पूछ लिया जाता है कि अकबर और जहांगीर के समकालीन मारवाड़ का कौन सा शासक था, ठीक है ना, समकालीन, तो इसलिए याद रखना। इन्होंने जो है जोधपुर के अंदर सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। और अकबर के दो बेटे थे, एक का नाम था दानीपाल और एक का नाम था मुराद। उनको जो है अकबर ने गुजरात अभियान के लिए भेजा था, गुजरात अभियान पर। तो वहां पे जो है उनकी दोनों की मदद की थी किसने, सूर सिंह राठौड़ ने। जब मदद की तो अकबर खुश हुआ और खुश होकर उसको जो है सवाई की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि, सवाई की उपाधि। सूर सिंह राठौड़ के अंदर इतना ही, तो इतना ही लिखेंगे, जितना है उतना लिखिए, लिखना। जोधपुर में सूर सागर तालाब बनवाया। आगे लिखना, दानीपाल व मुराद की गुजरात अभियान के दौरान मदद की। इसके बाद में देखना, अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी। यहां तक लिखो फटाफट, और इसके बाद में हेडिंग डालो अपने गज सिंह। जिसमें सिर्फ लिखने का काम है उसमें सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। सूर सिंह की मैंने बता दिया है, अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन था। जोधपुर में सूरसागर ताला बनाया था। जोधपुर में भी फिलहाल एक सूरसागर नामक स्थान पे भी जहाँ मैं रह चुका हूँ, ठीक है ना। जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब कि नर्सरी से केजी वो जो होती है वहां से लेकर 11वीं तक वहीं से शिक्षा हुई है मेरी। बाकी दानीपाल और मुराद की गुजरात अभियान के दौरान मदद की थी, और इसलिए अकबर ने खुश होकर इनको कौन सी उपाधि दी थी, सवाई की उपाधि दी थी, है ना। ये दानीपाल और मुराद दोनों अकबर के ही बेटे थे, ये ध्यान रख लेना। छोटी सी चीज पूछ लेता है कभी कभी, पूछ लेता है कि अकबर के दो बेटे जो गुजरात अभियान में गए थे और जिसकी मदद सूर सिंह ने की थी, कौन कौन थे, तो दो ऑप्शन में दानीपाल और मुराद, ठीक है ना, लिख लिया होगा। आगे बढ़े, गज सिंह शासनकाल 1615 से 1638। दो बात, सबसे पहले तो जहांगीर व शाहजहां के समकालीन। किनके समकालीन, जहांगीर और शाहजहां के। दूसरी बात ये कि शाहजहां ने इनको दल थंबल की उपाधि दी, है ना। अब इसके बाद में बात आती है अनारा बेगम की। एक, ये मुगल दरबार में रहते थे। वहीं पे मुगल दरबार के आसपास ही, यानी कि जो आगरा, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ही एक बेगम थी वहां पर, अनारा बेगम, ठीक है।
इस गज सिंह का एक बेटा था अमर सिंह और एक बेटा था जसवंत सिंह, दो बेटे थे। अब अमर सिंह को पसंद नहीं थी अनारा बेगम। क्यों? क्योंकि अब आपके पापा की गर्लफ्रेंड मान लो हो, अगर नहीं है, लगभग सब तो यही मानते हैं, लेकिन अब मान लो हो तो आपको पसंद थोड़ी होगी, है ना। तो उसी प्रकार से गज सिंह पिता था अमर सिंह का, अब आपकी गर्लफ्रेंड तो कैसे पसंद आए। तो अमर सिंह यूं चिढ़ता था कि जैसे अनारा बेगम को देखता ना, उसको कहता कि आज तो दिख गई तू यहाँ पे, आज के बाद मेरे सामने आएगी ना तो सलटा दूंगा, देख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। मेरे को मत ये बोलना फिर मरती उड़ती हो गई तेरी मेरे हाथों से कभी, तो फिर अपने को मत बोलना। तो अनारा बेगम मान लो कि उसका भी इफेक्ट पड़ेगा ना, अनारा बेगम को लगता है यार ये एटीट्यूड में रहता है यार, क्या आदमी है यार अमर सिंह, बस, ठीक है, ये कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं है। अब जसवंत सिंह को ये पता था कि अगर अपन अनारा बेगम से बना लेंगे ना तो पापा की तो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, पापा की तो मतलब भी जान यही है, तो हो सकता है कि अपन अगला राजा बन जाए। ऐसे तो राजा बनाएंगे नहीं, अमर सिंह तो बनाएंगे, तो हो सकता है अपन अनारा बेगम से थोड़ा सा सेटलमेंट कर ले, तो हो सकता है कि वो थोड़ी बात पहुंचा दे अपनी हाई कोर्ट तक। अब तो जसवंत सिंह थोड़ा सा राजी राजी रहने लग गया अनारा बेगम से, रोज कहता है कैसे हो, बढ़िया हो कि नहीं हो, गुड मॉर्निंग करने लग गया, सारे मैसेज करने लग गया। कभी कभी कहता है कि मैं तो आपको ही मम्मी मानता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनारा बेगम को भी लगा यार आदमी छोका है, अमर सिंह तो यूं ही रहता है एटीट्यूड के अंदर, यही है जो अपनी सेवा करता है। तो यूं अनारा बेगम को भी लगा यार कि अगला राजा भी यही बनना चाहिए, ठीक है। और जसवंत सिंह ने कभी कभी एप्लीकेशन लगा दी कि आप पापा को कहना कि राजा मेरे को बनाओ, ठीक है ना। तो अनारा बेगम ने कहा था कि जसवंत सिंह को कि आप तो अच्छे हो ना, आपका बड़ा भाई अमर सिंह तो एटीट्यूड में रहता है, तो कहा कि अब है तो है, रहता तो रहता है, अगला राजा तो वही बनेगा वैसे। तो अनारा बेगम ने कहा कि क्यों, तुम नहीं बन सकते? उसने कहा मैं कहाँ बन सकता हूँ, मैं तो छोटा होना। तो कहा यार हमारे मुगलों में तो ऐसा होता है कि जो मतलब भी बहादुर होता है वही बनता है, जैसे लड़ाई करता है उतराई दिखा संघर्ष करके। उसने कहा नहीं, हमारे तो ऐसा ही होता है कि भाई साहब जो मोटा है वही बन जाता है। तो उसने कहा ठीक है, देखो अभी देखो रात को मैं को सेटलमेंट करती हूँ गज सिंह के पास। अब रात को बैठते हैं गज सिंह और अनारा बेगम, बैठती है तो वो कहती है हो, सुनो कहीं थे। तो गज सिंह कहता है क्या हुआ बताओ। तो अनारा बेगम कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा क्या हो, मैंने कभी तुमसे मना किया है क्या कुछ कहने से? तो अनारा बेगम कहती है कहना नहीं चाहती, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो कहा मांगो, तुम्हारे लिए तो मैं कागज काट के दे दूंगा, ठीक है ना, तुम क्यों तो चांद तारे सब तोड़ लाऊं। अनारा बेगम ने कहा थोड़ा प्रैक्टिकली बात करो, चांद तारे दिल निकालना ये तो दूर की बात है, तुम इसमें छोटा सा काम है वो कर दो। तो गज सिंह ने कहा कि तू कह तो सही। अनारा बेगम ने कहा कि आप है ना अपने मोटोड़िए बेटे अमर सिंह को राजा मत बनाओ और जसवंत सिंह को राजा बना दो छोटिए को। भगत सिंह ने कहा यार ये अपना फैमिली मैटर है ना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा राजपाट वाला थोड़ा सा मैटर आ जाता है, तो आप इसमें इंटरफेयर ना करो तो ठीक है। इतनी बात कही, अनार बेगम नाराज हो गई कि क्या मैं बस इतने दिन के लिए थी क्या, मैं सबकी फिक्र करती हूँ, नहीं है। मतलब कहता हूँ लड़कियों के जो आंसू है ना वो बहुत वफादार होते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं, सबसे बड़ा हथियार भी है। तो इसी का यूज करते हैं बात मनवाने के लिए, मैं तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ मानते ही नहीं हो मेरे को, ठीक है, कभी मत मानना, जिंदगी में पहली बार तो कुछ चीज मांगी थी तुमसे, ये भी नहीं दे सकते। गज सिंह ने कहा डब 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 डब, कागज ला, अंगूठा लगवा, अभी लगा, अभी साइन करता हूँ, तू तो अगला वाला जय सिंह जसवंत सिंह ही बनेगा, ठीक है ना, पक्का अभी मोहर लगा के देता हूँ तेरे को। उसी समय अपना निश्चित हो जाता है कि भाई साहब अगला राजा कौन बनेगा, जसवंत सिंह। अब अमर सिंह का तो पत्ता कट गया वैसे, लेकिन अमर सिंह अपनी अलग ही कहानी की वजह से फेमस रहा था। कैसे, अभी बताएंगे, पहले यहाँ तक लिखो अनारा बेगम वाली कहानी थोड़ी सी देखना। गज सिंह ने अनारा बेगम के कारण अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को राजा न बनाकर छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। इतना लिखो।
इनका दरबार में कुछ एक दो कवि भी थे, उनके बारे में भी लिख लो एक फटाफट से, ताकि बाद में ना लिखना पड़े लिखना। केशव दास गांधी। गाठड़, ठीक है ना। दो चीजें लिखी थी उन्होंने, एक तो लिखना अमर सिंह रा दुहा, और एक था गज गुण रूपक। एक और चीज थी इनकी, विवेक वार्ता। दरबारी दरबारियों के अंदर एक और था इसके आदमी, ठीक है, कौन था, नाम था उसका, कवि में है, उसने लिखा था गुण गोविंद। यहाँ तक लिखो फटाफट से, मैं हट जाऊं, ये लिख लो। जो जो लिख रखा है, जिस प्रकार से लिख रखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। मैं तुम्हारे आड़े आ रहा हूँ तो बता देना, मेरे हिसाब से आड़ा आ रहा हूँ तुम्हारे लिखने के, तो लिखो यहाँ तक। अब ये मत कहना कि प्रेम करना गलत है, ठीक है ना। प्रेम करना कोई गलत नहीं है। तुमको लग रहा हो प्रेम के अंदर आके अमर सिंह को न बना के जसवंत सिंह को बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अगले की मर्जी, उसके अगले के राजपाट, ठीक है ना, वो किसी को दे, दूसरे को बना के तीसरे को बना देता, ठीक है, खुद अनारा बेगम को बना देता, उसकी मर्जी हो। तो प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। आजकल वाला प्रेम जो है थोड़ा अलग होता है, तो जूते भी पड़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम करना अगर गलत है तो सबसे पहले सजा दी जाए श्री कृष्ण को, क्योंकि आज भी हम राधा कृष्ण पढ़ते हैं ना कि रुक्मणी कृष्ण, है ना। तो थोड़ी ध्यान रखे बातों में। तो लिख लिया होगा, कल दिखा होगा करवा चौथ के अंदर दिन, प्रेम प्रेम सब। लिखना। अब अमर सिंह लिखेंगे, अमर सिंह राजा नहीं था लेकिन नागौर का सामंत लिखना, क्योंकि अमर सिंह ने, मैंने कहा था कि अपनी कुछ अलग ही कहानियों की वजह से ये प्रचलित था, ठीक है, अपनी ही मतलब कामों की वजह से। अमर सिंह तो लिखना। नागौर का शासक या फिर नागौर का सामंत, कुछ भी लिख लो, नागौर का सामंत या राजा लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक्स वाई जेड। देखो हेडिंग डालो, अमर सिंह। डाली हेडिंग, लिख लिया। आगे पढ़ते हैं अपन किस कारण से फेमस था।
तो एक आपने नाम सुना होगा मतीरेरी राड, मतीरे की राड कब हुई? तो 1644 ईस्वी में। कारण? बीकानेर का जाखनिया तथा नागौर का सिलवा। गांव का विवाद। कौन कौन आएगा सबसे पहले? तो एक पाड़े से बीकानेर वर्सेस नागौर, ठीक है ना। इधर से कौन आएगा? करण सिंह। पढ़ा था हमने करण सिंह, मेवाड़ पढ़ रहे थे तब। और इधर से कौन आएगा? इधर से कौन है अपना? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। इसके अंदर ये युद्ध जो है बेनतीजा रहा था, मतलब इसके अंदर कोई जीता ही नहीं था, तो इसलिए इसके अंदर अपन जीत नहीं लिखते। अब हुआ क्या? होने को कुछ नहीं हुआ। सीमाएं थी किसकी? जाखनिया और सिल्वा की। जो नागौर वाला था, बेसिकली हुआ क्या कि बीकानेर वाला जो था, तो बीकानेर वाला के खेत में थी एक बेलड़ी लगी मतीरे की। मतीरा जानते हो ना? मतीरा और तरबूज और खरबूज तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। बेसिकली वाटरमेलन भी अलग है, ठीक है। मारवाड़ी भाषा में आओगे तो आपको हर शब्द का अर्थ पता चलेगा। मतलब अगर आपको किसी की उम्र भी, ठीक है ना, पता लगानी है, तो आप पता लगा सकते हो। एक गिंगलियो, झिंगो, टाबर, ठीक है ना। तो आप ये इससे उम्र का अंदाजा लगता है। मोटियार, ठीक है ना, छोरो। तो मतलब कि जो घिंगलिया होता है वो सबसे छोटा, मतलब 2-3 साल का। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो झिंगा, मतलब 5-7-8 साल का। टाबर 12-13 साल का, ठीक है ना। मोटियार मतलब लगभग 20-25 साल का या 30 साल का मोटियार, ठीक है ना। उसमें डेंड, डेंड मतलब जो टिकट कटने वाला ही है, बूढ़ा वो जो होता ही है, ठीक है ना। तो सारी सारी चीजें मिलती है राजस्थान भाषा की। वो सुन, यही राजस्थान भाषा की सुंदरता है कि यहाँ पर ऊंट के, सिर्फ ऊंट के सांसों से ज्यादा पर्यायवाची है। ऊंट को, सिर्फ ऊंट को हम सांसों से ज्यादा शब्दों से हम बोलते हैं, उसको ऊंट को पुकारते हैं। सोचो, ये राजस्थान भाषा की सुंदरता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बीकानेर में लगता है मतीरे की बेल, और वो बेल को थोड़ी पता है कि भाई साहब ये सीमा है, ठीक है। ये तो अपने बना रखी है। अब बेल को पता नहीं है कौन सी बेल, शांडा नहीं। बेल मतलब मतीरे की बेल, ठीक है ना। जो मतीरे की बेल थी, उसको थोड़ी पता है कि ये बीकानेर, ये नागौर। वो तो चल गई दूसरे के खेत में, दूसरे के खेत में गई। इधर नागौर की सीमा स्टार्ट थी उसके खेत से, अब उधर मतीरा लग गया। जो इस खेत का मालिक था उसने कहा कि जा छोरा, वो बड़े शिव को पूरा मतीरो लगी, बड़ा वो तोड़ लिया, भूख लागोड़ी खाएंगे। मतीरा तोड़ के ले आए, टावर खा लिया। बाप बेटों ने आराम से, नींद आई। बाद में उठे, शाम को उठे तो वो आगे लड़ने भाई साहब कि तूने मेरा मतीरा कैसे तोड़ा? उसने कहा तेरा मतीरा मेरे खेत में लगा हुआ था। उसने कहा बेल तो मेरी थी। उसने कहा कोई बेल देख के तोड़ी तो भाई, बेल देख के थोड़ी तोड़ेंगे तेरा मतीरा, की तेरा है कि मेरा? लगा हुआ तो मेरे खेत में था ना, मेरे खेत के अंदर था तो मैंने तोड़ लिया। अब तू चाहे तो थोड़ा छोका देख के ले ले, कोई भी, मान लो मतीरा लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी ले ले तू। उसने कहा ऐसे कैसे ले लू, मेरे को तो मेरा ही मतीरा चाहिए। तो वैसे अपने नागौर वाले धारे किसी को, नागौर वालों ने कहा देख, लेना है तो छोका दे के ले ले, पूरा खेत पड़ा है। और नहीं लेना है तो पंचायती कर मत जा, तुझे जो होना देखी जाए देख लो। अब पहले तो लड़े दो किसान, किसानों की वजह दो पंचायतें लड़ी, और पंचायत लड़ते ही दो भाई साहब रियासतें लड़ गई। कौन कौन सी? एक तो नागौर वाले और बीकानेर वाले, दोनों दोनों राजा लड़ पड़े कि ये अब यहाँ पे राजा लड़ पड़े। तो लिखो, मुझे एक चीज याद आई कि ये नागौर का जाखलनिया का नागौर का था, है ना। और ये बीकानेर का सिलवा बीकानेर। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा, है ना। इसके आगे लिखना, या फिर नहीं लिखा हो तो लिख लो, क्योंकि समझा रहा था मैं, तो नहीं लिखा तो लिख लो यहाँ तक।
लिख लिया? बढ़े आगे। अमर सिंह के अंदर ही लिखना है आपको आगे, जो भी लिखूंगा जब तक मैं नई हेडिंग नहीं डलवाता तब तक अमर सिंह के अंदर ही लिखना है, ठीक है ना। हेडिंग नहीं डालनी, लिखना आगे से लिखना स्टार्ट करना, पहले समझा दो। अब क्या हुआ कि दोनों ने अधीनता स्वीकार कर रखी थी अकबर की, ठीक है ना। अब दोनों दरबार में गए, कर्ण सिंह एंड भाई साहब दोनों अमर सिंह के बने नहीं। अब अकबर जो था ना, उसका साला था एक, उसका नाम था मीर बख्शी। मीर बख्शी बेसिकली एक पोस्ट है, जैसे एक सेनापति था, सेनापति और मीर बख्शी सेम सेम, ठीक है ना। तो सेनापति था कौन, उसका साला था सलावत खां। अब कर्ण सिंह रोज सलावत खां को कहता है कि वो अमर सिंह तुम्हारे बारे में ये कहता है, नहीं कहता। अब सलावत खां को लगा यार वो मैं उसको जानता नहीं ना, वो मेरे को जानता है, वो मेरे बारे में बुरा क्यों कहेगा। थोड़ा एक दिन तो उसने अवॉइड किया है। अब क्या है कि लगातार आप कोई गलत बात है ना, उसको भी बार बार रिपीट किया जाए ना, तो वो भी सही लगने लगती है। तो सलावत खां को लगा यार हो सकता है ये कर्ण सिंह सही कह रहा हो, इतने दिनों से कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो उसने को ये विश्वास हो गया। एक दिन अमर सिंह आया और सलावत खां को कहा कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए। उसने कहा क्यों। उसने कहा चाहिए छुट्टी, कहाँ है मेरे, नाजोगा थोड़ी हूँ। ठीक है, उसने कहा जाओ, ठीक है 2 दिन की छुट्टी दे दी। अब अमर सिंह का थोड़ा काम हो गया होगा नागौर के अंदर, वो महीना भर आया ही नहीं भाई साहब। महीने भर बाद में गया और जाके फिर दरबार में गया तो मीर बख्शी को गुस्सा आया भाई साहब यार कि 2 दिन की छुट्टी लेके गया है, 1 महीने तक नहीं आया। ऐसी कोई बात होती है कि उसने जहांगीर को कहा, ठीक है। तो जब अमर सिंह गया वापस 1 महीने बाद, तो मीर बख्शी ने कहा बादशाह को कि बादशाह देखो आगे हो देखो, 1 महीने में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको लगा यार, जो जहांगीर था उसने कहा कि यार 1 महीने बाद आयो, छुट्टी 2 दिन की लेके गए थे, 28 दिन एक्स्ट्रा कैसे लग गए, ठीक है ना। उसने कहा यार 28 दिन एक्स्ट्रा लग गए तो लग गए, परिवार में कोई काम था मेरे, ठीक है, परिवार में काम था तो लग गए। अब बेसिकली वो जो अ, सलावत खां था, सलावत खां बेसिकली उसको कुछ बोलने वाला था, किसको, अमर सिंह को, कि ये तो गवार है, बेसिकली गवार बोलना चाहता था। अब जैसे उसने ग बोला ना, ग बोलते ही अमर सिंह ने कटार डाली, निकाली और काम खत्म, किसका, सलावत खां का। अब भरे दरबार के अंदर अमर सिंह ने सलावत खां को मार दिया, किसका साला, जहांगीर का साला, ठीक है ना। अब सोचो, अमर सिंह को लगा आज तो मौत है, आज तो शाहजहां मतलब कि सल्टा ही देगा अपने को, ठीक है ना। वो जहांगीर जहां जहां बोला है एडिट करके शाहजहां कर लेना, शाहजहां सल्टा देगा आज तो अपन को। उसने कहा शाहजहां सल्टाएगा नहीं सल्टाएगा भाई साहब, अपन शाहजहां को सल्टा देते हैं। भाई बादशाह अपने को मारे हैं, इससे पहले अपन बादशाह को सल्टा देते हैं। उसने निकाली तलवार और भागा उसके पीछे, किसके पीछे, शाहजहां के पीछे। अब शाहजहां क्या है, औरतों के जो जनाना कक्ष था उसके अंदर चला गया। उसको पता था कि राजपूत जनाना कक्ष के अंदर आते नहीं है, तो वहां पे उसके बाद में जो है जान बच गई। और उसके बाद में शाहजहां जो है इसकी हत्या करवा देता है, किसकी, अमर सिंह की, किसके सहायता से, अमर सिंह का एक साला था अर्जुन, अर्जुन दास, उससे, ठीक है ना। तो लिखना अमर सिंह मुगल दरबार में सॉरी लिखना, मुगल दरबार में शाहजहां के साले, या फिर डायरेक्ट ही लिखो ना यार, क्या साले वाले लिखना, दरबार में मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी। आगे लिखना, शाहजहां ने अमर सिंह की, अमर सिंह के साले अर्जुन दास की सहायता से
अमर सिंह की हत्या करवा दी। आगे लिखेंगे अमर सिंह की 16 खंभों की नागौर में छतरी है। आगे लिखना अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है। प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना, वापस से रिपीट भी हो सकता है, स्टार लगा के लिख लें इसको, है ना। इसके बाद में हेडिंग डालना जसवंत सिंह। देख लेता हूं मैं, टाइम हो गया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। अपना टाइम हो चुका है, तो जसवंत सिंह को कल ही स्टार्ट करें तो सही रहेगा, वरना आज तो लिखने से कोई फायदा है ही नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।